अब आ रही होगी आवाज़। हो गया, ठीक है। पहले वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पहले वाले में इसका जो ए है, ठीक है, ये बन रहा है जी, ठीक है ना, दैट्स ए। अब इसके बाद इसका जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुका होगा और ये बन चुका होगा नॉर्मल पेंटीन। बोलो ठीक है। इस वाले में अगर हम चलें, ये बन रहा होगा, बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही क्या? और फिर इसके बाद क्या बनाया हमने? नॉर्मल पेंटीन ही बनेगा यहाँ पर भी, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट क्या होता है? आपको NaOH डालना है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम, उसमें देखो लिंक भेजा होगा मैंने उसमें, ठीक है ना, NaOH CO के साथ डाल करके हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन का मतलब इस रिएक्शन में कार्बन की कमी होगी, ठीक है ना, और स्टेप अप का मतलब कार्बन बढ़ जाना। तो अगर मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर जो कार्बन था इनिशियली N+1 लिखा है मैंने। इस अल्काइल ग्रुप के अंदर कुछ n नंबर ऑफ कार्बन है और एक कार्बन इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से था, लेकिन आपने इसके अंदर सोडा लाइम मिक्सचर डाला, सोडा लाइम मिक्सचर है ना, सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा, सॉरी, हाँ, और लाइम का मतलब क्या हो गया? CaO, क्विक लाइम। इसके साथ अगर मैंने हीटिंग कर दी है तो ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट हट जाता है और आपको एक कार्बन कम का एल्केन मिल जाता है। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है ये भी, ठीक है ना। मैकेनिज्म की बात करें तो ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है और इसका जो रेट होता है वो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए मैकेनिज्म क्या है, आपने बेस डाला है OH- ने क्या छीन लिया होगा? H+ छीन लिया होगा। बेस के प्रेजेंस में हीट करो तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेगा यहाँ पर तो ये CO2 बन के इवॉल्व आउट करेगा, जिससे ये कार्बन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस अल्काइल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब CO2 इवॉल्व हुआ तो R पर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बन आयन बन रहा है। बोलो आ रही बस, बॉन्ड टूट रहा है, काफ़ी स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है कार्बन कार्बन का, तो यही स्लो स्टेप रहा होगा और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा। और हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट जो है उसके RDS पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर। और इस RDS स्टेप में राइट साइड में क्या बन रहा है? अनायन। तो अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल बना होगा किसी कार्बोक्सिलिक के लिए, रिएक्शन उतनी ही फास्टर फॉरवर्ड आएगी और रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना, एक्वस मीडियम से इसने वाटर R- ने, कार्बन आयन ने H+ छीना और RH में कन्वर्ट हो गया। बोलो आ रही बात? तो पहले स्टेप में आपने OH- कंज्यूम किया था और लास्ट स्टेप में आपने OH- वापस से रिलीज कर दिया। सो OH- इज नथिंग बट अ कैटलिस्ट ओवर हियर। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। ओके, सो इट्स अ कार्बन आयन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म रिएक्शन। याद रखने वाली बातें ये हैं इसके लिए। रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है -I पर, -H पर, -M पर, और वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +I +H और +M के। दूसरी बात, प्रोडक्ट जो एल्केन बनेगा विल हैव वन एटम कार्बन एटम लेस दैन द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको लिखने के लिए, इनका प्रोडक्ट बनाइए ज़रा जल्दी से। इसमें कुछ 12th के भी रिएक्शन बीच बीच में यूज़ किए हैं। याद रखो जब चैप्टर शुरू हो जाए ना तो क्लास में ना रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा।
इसमें जो जो मैकेनिज्म मुझे डिस्कस करना है मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक आपने 3 मैकेनिज्म देख लिए होंगे यहाँ पर, क्लेमेंशंस के, वुल्फ किश्नर के और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के। सबका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लग रहा है बताना चाहिए बता रहा हूँ। नहीं नज़र आ रहा है? जल्दी प्रोडक्ट लिखिए। कई बार मैंने सोडियम सॉल्ट नहीं भी लिखा है क्योंकि मीडियम बेसिक दे ही रहा हूँ मैं, सोडियम सॉल्ट अपने आप बना होगा। आ रही बात समझ? नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस तो देख लिया तुम लोगों ने, आरआरटी भी शुरू हो जाएगा उसमें 19 तारीख को, है ना? गैप इस बार है आरआरटी में ठीक ठाक, है ना? कर भी लोगे उसको भी। हो गया होगा? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम करके एल्केन बना दो। इसमें क्या बन रहा है बताइए? मीथेन बन रहा होगा, ठीक है ना? इसमें अगर एक कार्बन हटा दे तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। वहाँ 3 कार्बन है, पोटेशियम प्रोपेनोएट है ये, और ये सोडियम इथेनोएट है, जानते हो। इसमें ए क्या है? व्हाट इज ए है? बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन क्लास 12 में आपको कराया गया होगा, ठीक है ना? कोई भी अल्काइल बेंजीन हो, रिस्पेक्टिव ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन है तो इसके स्ट्रॉन्ग है ना ऑक्सीडेशन पर बेसिक मीडियम में आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट, है ना? ये सॉल्ट ही है। अब इसका आपने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। यही आ रहा होगा आपका आंसर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या बन रहा है? थैलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। बात समझ आ रही क्या? थैलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम थैलेट पढ़ सकते हैं इसको, बोलो वाली बात समझ। अब इसका हमने सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, अगेन यू आर गोइंग टू गेट बेंजीन। बोलो बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना? किस किस का ये आंसर सही हुआ है? ठीक है जी, आपको अल्काइल ग्रुप ही तो चाहिए होता है, तो लुक इट एज अ अल्काइल ग्रुप कि 2 कार्बनों पर अल्काइल ग्रुप है। बोलो आ रही बात समझ। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये भी एक रिएक्शन फेमस है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने सुना होगा क्लास 12 में कि साइनाइड का, है ना, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस विल गिव यू अमाइड। तो इसमें हमने 3 कार्बन का तो पहले एसिड बना लिया है, सही, और इसमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा के इथेन बना लिया है। बोलो बात समझ आ रही क्या? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो यहाँ पर अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, एंड यू आर यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
सो यू मस्ट नो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, कुछ पुराने रिएक्शन भी बता के चल रहा हूँ 12वीं वाले, ताकि टच में रहें उससे। इनको पढ़ना तो ही, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ सकते हो, कार्बोक्सिल की प्रिपरेशन में पढ़ सकते हो इसको। खैर, तो अब यहाँ पर 4 कार्बन का एसिड बना जी, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, एसिडिक मीडियम दिया मैंने। खैर, अब इसमें सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा के हमने क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया है। बोलो हमारे पास में प्रोपेन बना लिया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। नेक्स्ट अगर चलें यहाँ पर, तो हमारे पास ये कौन सा एसिड है बताइए, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो टेरेफ्थैलिक एसिड का भी अगर आपने सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कराया, SLD करा दिया, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन। क्लियर है ये बात? ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं, कंपेयर द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन विद द सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ इनका रेट कंपेयर कीजिए। आपको पता होगा अनायन बनाना है, ठीक है ना, और अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे देना है, बस खत्म खेल, ठीक है। अनायन कहाँ बनाना है, जहाँ कार्बोक्सिलेट जुड़ा था वहाँ पर। कार्बोक्सिलेट को हटाइए, अनायन बनाइए, अनायन के ऊपर स्टेबिलिटी देखिए GOC के माध्यम से। सचिन बैठ के टाइम खराब करो तुम भी, है ना, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो पढ़ाई में। साल भर मोटिवेटेड रहना इतना आसान थोड़ी होता है लोगों के लिए। जेई वालों का आगमन अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे, इंतज़ार कम ही किया करो, है ना, लगे रहा करो। जब तुम्हें पता है कि रिजल्ट अभी उस लायक नहीं थे, बीच बीच में रेस्ट लेते हो ना जो तुम लोग, और सोचते हो कि ये सब तो आता है, ये सब आता होता तो रिजल्ट भी बोलता तुम्हारा। और मैं शुरू में ही कह रहा था कि नीट वाले तो जेई वालों से अच्छा करके दे देंगे, और वही हुआ है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को जानता हूँ। खास करके उन नए बच्चों को बोल रहा हूँ जो बहुत तेज़ चलते हैं। अर्श आया, देखो गायब है, ठीक है ना, मुदब्बिर, ये सब बाहर से हैं, इनको गाइडेंस माननी ही नहीं है, गायब है। नहीं भैया आपने तो करा ही दिया था इंटीग्रेटेड में बुला करके, है ना, तो ठीक है भाई, अगर वो काफ़ी है तो इनसे अच्छा करके देखा, तो इंटीग्रेटेड से भी अच्छा नहीं किया तूने। ऐसे ही 2-4 और आए थे जो घर बैठे हुए। नॉलेज जिसको लगे कि पूरी मिल गई है तो ठीक है, घर बैठ जाओ आराम से, कोचिंग खोलो अपने घर के आसपास। कंपेयर कर लिया क्या? मानते साहब तुमसे ही पूछूंगा, क्यों दिख जाएगा बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना हैवी पड़ रहा तुम्हें ये? आजकल बच्चों के हाथों में मेहंदी नहीं इंक है, ठीक है ना। फॉर्म भराना भी तो ज़रूरी है सर, है ना। किन किन ने फॉर्म भरवा लिया है? और बाकी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, फोटोग्राफ बढ़िया कब आएगा देखेंगे, है ना। जिस दिन बिल्कुल, है ना, लगे कि आज शक्ल ठीक है, चलो भाई फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, कोई बात कोई बात नहीं। फॉर्म हम भरवा सकते हो, ऊपर भी है ना, महक फिल कर देगी, आपके डिटेल्स किसी को शेयर नहीं किए जाएंगे, है ना। कृपया करके आप ऊपर भी भरवा सकते हैं। बाहर जो भी चार्ज ले रहे होंगे उससे बेचारी को कम ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कितने में भरवाया है दर्शिता, कितने में भर रहे हैं लोग? 22 से भरवा लिया, घर पे ही, बढ़िया है। हाँ, और किसी ने बाहर भरवाए हो? कितने में? भाई भर देगा, अच्छा ठीक है। कितने में भरवाया? अच्छा मैम नहीं, है ना। तुमने भाई कितने में भरवाया तानिया? 150 रुपये, अरे बढ़िया है, ठीक है ना। कितने देर में भर गया? कितने देर में? इसमें बस एक गलती कर रहे हैं बच्चे, एक गलती कर रहे हैं, फॉर्म फिल करवाने जा रहे हैं, फ़ोन जो कोई और है ईमेल का, ठीक है ना, आधार का कोई और है, तो OTP में परेशान कर दे रहे हैं लोग। तो ये मत किया करो, वो वाले फ़ोन ज़रूर ले जाओ जिस पर ईमेल है तुम्हारा और जिस पर आधार है ना, ताकि वेरिफिकेशन जल्दी हो जाए। है ना। तो जो चाहे ऊपर भरवा सकते हो बेचारी महक से, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर लोगे तुम, है ना। 100 रुपये में वो फॉर्म फिल कर देगी तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें बाकी आपकी डिटेल्स मेरे पास ही रहेंगी, है ना। और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, कार्तिक तुम भी भरवा लो, ठीक है ना। जेई का तो दे दिया, अब नीट में भी भर ले भाई, ठीक है ना। इधर देख लो, है ना।
इस वाले में क्या बन रहा है, मिथाइल कार्बन आयन, इसमें क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल, और इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल। ये कार्बन आयन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और ये वाला स्टेबल है, तो आंसर रहेगा ए बी सी, ऐसे ही रहेगा, है ना। इस वाले में 1 डिग्री कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा, इस वाले में यहाँ बनेगा 2 डिग्री और यहाँ पर बनेगा 3 डिग्री। सबको देखना आ रहा है, जल्दी बताइए। तो इसका मतलब पहले रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ए का ज़्यादा, फिर बी और फिर सी। इन तीनों में देखिए ज़रा, या ये 1 डिग्री बन रहा है, सही बात है, ये 3 डिग्री यहाँ पर कार्बन आयन बन रहा होगा और यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, लेकिन इसका प्लस आई ज़्यादा है। सबसे लास्ट में इसको करना है, सबसे पहले सी को करना है, सी लास्ट में बी, बीच में ए। तो मैं ना घर भगा दूंगा मैं, अल्फा एच कार्बन आयन में देख रही हो तुम, हाँ। इस वाले में क्या है, यहाँ पर बनेगा कार्बन आयन, बोलो हाँ है ना, अल्काइल कार्बन आयन है, ये विनाइल कार्बन आयन है और ये एसिटाइल कार्बन आयन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला कार्बन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल से, तो इसका मतलब रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सी का फास्ट होगा, फिर बी और फिर ए। क्लियर है जी। इस वाले में देखिए ज़रा, आपके पास है ना, यहाँ पर एक खुद sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज है, बोलो हाँ है ना, पता है ना, पूरा अराइल कार्बन आयन बन रहा है ना, अराइल, और इसमें अल्काइल बन रहा। अल्काइल और अराइल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, अराइल कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है सर। तो मतलब इसका तो डी कार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा इससे, और यहाँ पर ये भी अराइल टाइप का, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, थोड़ा सा प्लस आई चल रहा है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल वो sp2 ही रहेगा और ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है। बोलो आ रही बात समझ, याद है ना ये सब। तो इसका मतलब है कि जीओसी हम लगाएं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका कार्बन आयन हुआ, तो बी का रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन फास्टर, फिर सी और फिर ए। क्या यही है आंसर सबका, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा था जीओसी ढंग से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें अगर चले तो बताइए, सबसे फास्टर बी है, इसके बाद डी होगा, इसके बाद कौन सा, ए वाला, और फिर सी वाला का सबसे कम क्यों, प्लस आई, इसका प्लस आई ज़्यादा है, इसका प्लस आई कम है। प्लस आई ही देखोगे ना, प्लस एच तो नहीं देखोगे, प्लस एच क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आर नहीं प्लस आई तो देखना ही होता है, कार्बन आयन में किसने कहा नहीं देखना होता है, पर मैं कह रहा हूँ प्लस एच क्यों नहीं देखोगे। अच्छा ना, तो रिंग के साथ तो प्लस एच चल ही रहा है, रिंग के साथ तो प्लस एच चल ही रहा है, लेकिन वो फिनाइल कार्बन आयन है, वो कोई ऐसा कार्बन आयन नहीं है जो कि कॉन्जुगेटेड है, दिमाग से पहले ये निकालो, है ना। क्या ये कार्बन आयन कॉन्जुगेटेड है क्या इनके पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, नहीं कॉन्जुगेटेड है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कॉन्जुगेशन नहीं है। ये सब जीओसी में खूब कराया मैंने, बात समझ आ रही क्या। तो यहाँ तो आंसर आपको इंडक्टिव से ही देना है, अराइल कार्बन आयन्स में तो इंडक्टिव से ही आंसर देना है। खैर इसका इंडक्टिव ज़्यादा लग रहा है तो सी लास्ट में होगा, ए पहले हो जाएगा। बोलो आ रही बात समझ, लेकिन ये तुम भूल चुके थे, तुम ये सोच के बैठे हुए थे कार्बन आयन पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी देखते हैं, रिंग पर तो प्लस एच चल ही रहा है, आ रही बात समझ, लेकिन उसके साथ कॉन्जुगेशन में इसका नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, कोई p ऑर्बिटल में नहीं है जो कि बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सके। बोल रहे हो फिनाइल कार्बन आयन नहीं है, अरे हाँ या ना। खैर चलिए इसमें बताइए कौन सा फास्टर, हाँ सी या बी, सी। कितने लोग सी कह रहे हैं, गलत है आप लोगों का, है ना। CCl3 कार्बन आयन वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल है, यही वजह कि क्लोरोफॉर्म ज़्यादा एसिडिक है फ्लोरोफॉर्म से। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। खैर तो इस पर CCl3 नेगेटिव आ रहा है जो कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, फिर हो जाएगा सी और लास्ट में हो जाएगा ए। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बताइए। कुछ और भी क्वेश्चन है स्क्रीन पर जल्दी से। अच्छा ये, अरे यार मैंने ये सॉल्व कर दिया, चलो इसको बाद में एडिट करूँगा। हाँ सर, हाँ क्या, अभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये कुछ सवाल है, करो। मैं पहले ही पेज बदल दूं, गलत पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने 2 पेज लिखे हैं। जल्दी कीजिए, ऑर्डर लिखिए।
हो गया। चलिए पहले वाले में बताएंगे कौन सा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ जो कार्बन बन रहा है अब तुम जान रहे हो ये कॉन्जुगेटेड है ऑर्थो और पैरा से। अब समझ आया दोनों में अंतर क्या था, हाँ या ना। अब ये कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम अपने लोन पेयर से। ये क्या लगा रहा है, प्लस एच। यानी कि सबसे फास्टर ए डी कार्बोक्सिलेट कर जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी, और लास्ट में हो जाएगा बी। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा अपने प्लस एम इफेक्ट के द्वारा। बोलो हाँ या ना। इस वाले में चले तो सबसे पहले किसको लाएंगे हम लोग, फर्स्ट को, राइट, फर्स्ट वाले को, क्योंकि उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद सेकंड, और फिर उसके बाद थर्ड। इन तीनों में बताएंगे जरा, है ना, है ना। 3 2 1। अब प्लस एच देखोगे यहाँ पर, यस बेंजीन में इसने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने 3 अल्फा एच से बढ़ा दिए होंगे, अरे हाँ या ना। और यहाँ पर 2 अल्फा एच और यहाँ पर 1 अल्फा एच। किसका कार्बन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, इसके वाले का। बोलो आरी बात सुनो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सी बी और ए। अंतर समझ लेना है ना उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में। वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट थे और ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स हैं। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही क्या। वहाँ नेगेटिव चार्ज बेंजीन पे बन रहा था डायरेक्टली, यहाँ पर बेंजीन पे नहीं बन रहा था, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं चल रहा था, यहाँ रेजोनेंस चल रहा है कार्बन के लिए। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट इन सब में बताएंगे यहाँ से क्या चल रहा है, प्लस एच, यहाँ से क्या चल रहा है, प्लस आई, यहाँ से कुछ ऐसा नहीं तो सी पहले होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए और फिर ए होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज आया कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज आया कॉन्जुगेटेड है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज के साथ कॉन्जुगेटेड है। इसका कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पहले होगा बी, फिर होगा ए और फिर होगा सी। मयंक जाग जाओ, है ना। इधर चले अगर तो यहाँ पर 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 2 डिग्री बन रहा है और वहाँ पर 3 डिग्री बन रहा है। मोस्ट अनस्टेबल ये वाला हो जाएगा। अब इन दोनों में इसका एक तरफ से मिथाइल का प्लस आई, इथाइल का प्लस आई, दोनों तरफ से इथाइल का। तो सबसे पहले ए, फिर बी और फिर सी, यही रहेगा ऑर्डर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितने मेथड हो गए जल्दी बता दो, कितने मेथड हो गए। फोर्थ मेथड में पहला पार्ट था, हाँ, फोर्थ का फर्स्ट था, फोर्थ का सेकंड। अब आते हैं हम लोग कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन तक जाने के ये कुछ मेथड्स हैं। बोलो आ रही बात समझ। कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अगर आपने एक्वस सोल्यूशन लिया किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का, बात नहीं करो, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, इसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाया आपने, ठीक है जी, एक्वस सोल्यूशन बनाया और फिर आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा कि ये भी स्टेप डाउन है लेकिन पूरी तरह से स्टेप डाउन नहीं है। इसमें ये पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन कम होगा और जो बचा अल्काइल है वो अल्काइल वापस से कपलिंग कर लेता है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये इसमें आर फ्री रेडिकल बनेगा और ये 2 आर फ्री रेडिकल मिल करके कॉम्बिनेशन देंगे। बोलो आ रही बात समझ। और कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेंगे, आर आर बना लेंगे। क्या बनाएंगे, आर आर, कुछ इस तरह से। बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इसके, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। बोलो आ रही बात समझ। साथ में क्या बनेगा इसके अंदर, वाटर का रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर तो हाइड्रोजन, और साथ में इसमें NaOH मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है। अब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलता है और कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ये समझते हैं, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये है, अब ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पर अगर कार्बन कितने थे बताइएगा, कार्बन अगर N+1 है तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, एक तो कम हुआ पहले, कम होने के बाद डबल हो गया, 2N बनेंगे। बोला है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस से हेक्सेन बनाना है तो हेक्सेन बनाने के लिए कितने कार्बन का सॉल्ट चाहिए, 4 का चाहिए। पहले तो हाफ कर दो और 1 बढ़ा दो उसके अंदर। बोलो अगर आपको ऑक्टेन बनाना है तो 5 कार्बन लेना होगा। अगर आपको इथेन बनाना है अच्छा फंस गया ना, 1 कार्बन, अच्छा देख रहे हो खुद ही कंफ्यूज लोग हैं। मैंने कहा इथेन बनाना है 2 ही कार्बन का चाहिए। इथेन है तो पहले हाफ कर दो, 1 अल्काइल मिल गया मिथाइल, और उसमें 1 कार्बन बढ़ाओगे नहीं, सोडियम इथेनोइड, सोडियम इथेनोइड देगा आपको इसमें इथेन। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये गलत कर जाते हैं पेपर में बच्चे। मीथेन नहीं बना सकते इससे, क्या नहीं बना सकते हो, मीथेन कैन नॉट बी, द ओनली हाइड्रोकार्बन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड हियर इज मीथेन। एंड इसके अलावा अनसिमेट्रिकल टाइप का नहीं बना सकते, सिमेट्रिकली बनाओगे।
बोलो आ रही बात समझ, क्या बनाओगे, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। बाकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में तो फ्री रेडिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पता है तो हमेशा आप प्रोडक्ट गलत ही लिख करके आ जाओगे पेपर में, ठीक है ना। फ्री रेडिकल के बारे में यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे जिससे आपको सीधे हेल्प मिलेगा वुड्स रिएक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी फ्री रेडिकल या हर वो रिएक्शन जहाँ फ्री रेडिकल बनेगा वहाँ पर ये दिमाग हम चलाएंगे। जरा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं पहले, ठीक है। आपने सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलिसिस में वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, मैं वो इमेज बाद में अटैच कर दूंगा यहाँ पर। उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पर क्या चलता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या चलता है, रिडक्शन। आपको याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका मैकेनिज्म लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। पर यहाँ दोबारा से मैं समझा देता हूँ अगर कोई बच्चा उस वक्त नहीं था तो, ठीक है। एट एनोड हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एनोड पर कैसा पोटेंशियल होता है, हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, अभी इसमें कंफ्यूज हैं सभी लोग, हाँ नेगेटिव होता है ना, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में पॉजिटिव। इतना कंफ्यूजन है भाई साहब, इतना कंफ्यूजन है। एनोड पे अनायन जाता है, कैथोड पे कटायन जाता है। तो एनोड पे अनायन जा रहा है तो अनायन पे खुद नेगेटिव है, तो एनोड पे कैसा होगा, पॉजिटिव। या फिर उस वाले ट्रिक का उल्टा कर दो, लोन वहाँ याद किया तुम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। अभी यही कंफ्यूजन है, बड़े बड़े काम कैसे करोगे भाई तुम सब, ठीक है ना। खैर आपके पास कार्बोक्सिलेट है, ज़रा देखना भाई, है ना। लोग कहते हैं समझाते हो, मैं खुद ही बोर्ड के सामने आ जाता हूँ, बोर्ड ही यही है, क्या करूँ अब मैं। इधर आ जाओ तो उधर वालों को नहीं दिखता है, इधर आ जाओ तो इनको नहीं दिखता है। खैर यहाँ पर देखिए ये अनायन है। अब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो है कि नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दे, अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो देखिए रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में। आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक रह गया यहाँ पर, एक अलग, और बाकी 2 लोन पेयर, मतलब टोटल 5 रह गए। और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। इस रिएक्शन को ही तो ऑक्सीडेशन कहेंगे हम लोग। अब बैलेंस करने के लिए इसका आपने 2 मोल लिया था, ये भी 2 रहा होगा और ये भी 2 रहे होंगे। बोलो आ रही बात समझ, क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बताइए। ठीक है सर, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रेडिकल, ऑक्सीजन का रेडिकल अनस्टेबल होगा क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा कहीं ना कहीं। तो खुद पे एक रेडिकल है तो ये चाहेगा कि नेबरिंग एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कैसे भी, ठीक है ना, ताकि इसके साथ ये इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन दे सके। तो ये क्या करता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिसिस करा देता है। क्या करा देता है, होमोलिसिस, कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिसिस कराता है। अब इस आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप और इस कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस पर डालेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर बोलो आ रही बात समझ। इससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। 2 एटम पे जब भी इलेक्ट्रॉन आ जाए एडजेसेंट तो ये इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन करके एक पाई बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2 मोल आर फ्री रेडिकल मिल गया, बोलो है कि नहीं। और साथ में क्या मिल रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आर रेडिकल हमें कहाँ मिले हैं, एनोड पर मिले हैं। बोलो आ रही बात समझ। अब ये आर रेडिकल इंटरमोलिकुलर, इंटर बोला है मैंने, इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंटर। एक आर रेडिकल एक दूसरे आर रेडिकल से कभी ना कभी कोलाइड करके अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा और एल्केन बना लेगा हाई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि ये 2 आर रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन से ये क्या बना लेंगे, आर आर। तो ये तो एनोड पे पता चल गया चल क्या रहा है जी, एनोड पर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसको वहाँ से। तो आर आर रेडिकल से क्या बन जाएगा, हायर एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हायर एल्केन। दिख रहा होगा सभी को, हायर एल्केन बन गया है ना। अच्छा, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सके इसके लिए डिग्री जो होनी चाहिए इस अल्काइल रेडिकल की, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होनी चाहिए। 3 डिग्री पर इस तरह का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली होना संभव नहीं है, वहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है।
तो ये R की जो डिग्री होनी चाहिए मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ये 1 डिग्री रेडिकल होगा या फिर क्या होगा 2 डिग्री। 3 डिग्री पे उल्टे डिसप्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी हाई होती है किसी भी फ्री रेडिकल के लिए। बोलो आ रही बात समझ? तो ये तो हमने एनोड पर लिख दिया है। अब हम बात करेंगे कैथोड पर क्या चल रहा है। कैथोड पर होता क्या है सर? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वाटर जो है, वाटर का हम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट हाइड्रोजन का बनना समझा रहा है कि वाटर का रिडक्शन हुआ है, या यूँ लिख लीजिए कि वाटर से आए हुए थोड़े बहुत H+ का रिडक्शन हुआ है। मैं डायरेक्ट वाटर का ही रिडक्शन लिख देता हूँ। एंड आप लोग को याद भी होना चाहिए कि पानी का रिडक्शन रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। किसको याद आ रहा है तो बताएं ज़रा। हाँ, हाइड्रोजन लिख दिया, और क्या लिखूँ मैं? 2OH- लिख दीजिए सर, लिख दिया। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ 2 कर दीजिए, चेक कीजिए बैलेंस है क्या, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन अपने पास है और 2 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज है। बोलो बैलेंस है, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भी लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन आपको जोड़ करके दिखा रहा हूँ। कंप्लीट रिएक्शन देखिए, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जो यहाँ चल रहा है वो क्या है। पहले वाले पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? 2 मोल्स ऑफ RCOO- से आपको अल्टीमेटली मिला क्या है बताइए? RR मिल रहा है, बिल्कुल सही। और क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है 2 मोल्स। बोलो है कि नहीं? 2 ही मिलेंगे ना जी, क्योंकि उसको डबल किया था मैंने। बोलो हाँ है ना, डबल किया था तो 2 मोल CO2 मिलेंगे। और क्या मिल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट है, जल्दी बताओ। ये मिल रहा है ओवरऑल। और कैथोड पर क्या बना था? 2 मोल्स ऑफ H2O सर। ये चेंज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 मोल्स ऑफ H2O का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन गैस मिल रहा था और साथ में 2 मोल्स OH- मिल रहे थे। यही हो गया एनोड और कैथोड का रिएक्शन। अब मैं कहूँ कि इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल कर लो। बोलो भाई, ऐड करने पर क्या मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ RCOO- प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O चेंजिंग इनटू क्या बन रहा है? RR प्लस 2 CO2 प्लस H2 प्लस 2H-, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यही तो प्रोडक्ट हमने भी बनाया है। अब आप कहेंगे सर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। मैंने कहा यहाँ पर तुम चाहे Na+ लगा के बैलेंस कर दो, चाहे K+ लगा के बैलेंस कर दो। मान लो दोनों तरफ तुमने 2 मोल्स ऑफ Na+ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 2 मोल्स ऑफ Na+। तो यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ Na+ से ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा। वहाँ जो 2 मोल्स ऑफ OH मैंने दिख रहा है उससे क्या हो जाएगा? NaOH। मतलब कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में फाइनली एक बेस बन रहा है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि सोल्यूशन का pH धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा? बढ़ रहा होगा। बात समझ आ गई क्या? तो कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। मैं इसमें Na+ दोनों तरफ ऐड करके भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ RCOO- प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, जिसका मैंने कराया था इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद मुझे मिल रहा था एक सिमेट्रिकल हायर एल्केन, साथ में CO2 एट एनोड एंड H2 एट कैथोड एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH। साबित हो गया कि ये वही रिएक्शन है। बोलो हाँ है ना, मैकेनिज्म समझ आ गया है ना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। हाँ जी, देखिए 11th के भी बच्चों को ये कहता हूँ, तुम्हें भी शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है? एक चार्ट बनानी है भाई, है ना। रिएक्टेंट, रिएजेंट, ठीक है ना, एग्जाम्पल, ठीक है ना, या जनरल रिएक्शन, दोनों में से कुछ एक। और एक भाई एक स्पेशल पॉइंट्स करके बना देना, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बना देना। उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करो कि भाई इसमें हो क्या रहा था, मैकेनिज्म थोड़ा मेंशन कर दो। रेट की बात हुई है तो रेट को मेंशन कर दो। आ रही बात समझ? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, कुछ और हो जा रहा है, तो वो सारी बातों को लिख करके चलोगे, इससे ना पढ़ना आसान हो जाएगा थोड़ा। अब बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हाँ, प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बोलो है कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात क्या हम बोल सकते हैं? यहाँ पर एक हायर एल्केन मिल रहा है, हायर सिमेट्रिकल एल्केन मिल रहा है, हायर सिमेट्रिकल एल्केन मिल रहा है कहाँ पर? एट एनोड एंड CO2 ऑल्सो, है ना। ऐसे लिख दिया मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड बन रहा था। बोलो है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस कहाँ बना? कैथोड पर। आप कह सकते हो कि OH- कॉन्सेंट्रेशन
इंक्रीजेस, बोलो है या नहीं, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड हेंस pH ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस, इसमें pH ऑफ सोल्यूशन बढ़ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट और क्या पॉइंट बोल सकते हैं, नेक्स्ट ये बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा एल्केन नहीं बनाया जा सकता है, मीथेन, मीथेन और अनसिमेट्रिकल alkanes cannot be prepared by this method, इस मेथड से आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना, प्रोपेन नहीं बना पाओगे इसमें, बोलो आ रही बात समझ है कि नहीं, पेंटेन नहीं बना पाओगे, सिमेट्रिकल वाले बना लोगे जितने भी रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या जानते हो इसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना। हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, अल्काइल फ्री रेडिकल्स, आर फ्री रेडिकल लिख दिया मैंने, समझ जाओगे, है ना। ओनली अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, intermolecular combination to give symmetrical alkene, symmetrical alkene, ठीक है। ये इतने पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को। अगर ये 3 डिग्री वाला होता तो क्या हो जाता, डिस्प्रोपोर्शनेशन, पहले से भी जानते हो और मैं यहाँ पर समझा भी दूंगा कुछ बच्चों को, ठीक है ना। विथ 3 डिग्री आर फ्री रेडिकल disproportionation takes place, और disproportionation का मतलब क्या हो गया, gain of hydrogen and loss of hydrogen, ये तो मतलब हो गया एक तरह से, वो समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। disproportionation takes place and we get, क्या मिलता है disproportionation में, an alkane and alkene of same number of carbon, of same number of carbon, जितने कार्बन का ये फ्री रेडिकल था उतने ही कार्बन का एक एल्केन और एक एल्कीन मिलेगा आपको एज अ मिक्सचर, बोलो आ रही बात समझ। इतने पॉइंट तो आपको समझ आ गए। फ्री रेडिकल की कुछ और बात है जो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, और फ्री रेडिकल आज के बाद जहाँ जहाँ आएगा आपको ये ध्यान रखना होगा, बोलो आ रही बात समझ। कुछ और बातों में से ये है कि जब भी एडजेसेंट कार्बनों पर फ्री रेडिकल बन जाए तो ये इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन करके पाई बॉन्ड बना लेंगे, आ रही बात समझ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ये दो पर यहीं पर फ्री रेडिकल जनरेट करा दो किसी भी मैकेनिज्म से, ठीक है ना, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन, और यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। बात समझ आ गई तो बता दो पहले, हाँ या ना। मैं यही लिख रहा हूँ कि फ्री रेडिकल्स formed on adjacent carbon atoms, adjacent carbon undergoes intramolecular combination, इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। ये दूसरे मॉलिक्यूल का इंतजार नहीं करेंगे, ये नहीं इंतजार करेंगे कोई और ऐसा ही फ्री रेडिकल आए और कोलाइड कर जाए, क्योंकि एडजेसेंट कार्बनों पर ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये काइनेटिकली बहुत ही फास्ट अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे और पाई बॉन्ड बना देंगे। तो कहते हैं कि इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें टाइम कम लगता है और इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से टकरा जाए और प्रोडक्ट बनाए, इसमें टाइम तो कुछ लगेगा, लेकिन अगर रेडिकल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दिख जाए, कहीं पे भी बन जाए, तो उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है। काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है, समय कम लगता है, इसलिए हम उसको कहते हैं काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली हो सकता है कि कम स्टेबल रहा हो, लेकिन बनेगा भी भाई, बोलो आ रही बात। फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन टू फॉर्म एल्कीन। पाई बॉन्ड लिख रहा हूं मैं, बोलो आ रही बात। क्या बना लेंगे, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, बोलो है कि नहीं। दूसरी बात, एडजेसेंट का मतलब तो तुम समझ ही रहो, बिल्कुल नेबरिंग में। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास 1,3 टाइप के हैं, 1,3, 1,4 टाइप के, 1,5 टाइप के, 1,6, इतने डिस्टेंट है, फिर भी ये इंतजार नहीं करेंगे कि मेरे जैसा कोई और रेडिकल आ जाए, ये वापस से साइक्लाइज हो जाते हैं और इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन से साइक्लिक कंपाउंड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला फिर रेडिकल बन गया इस कंपाउंड में, यहाँ 2 जगह तुमने बना दिया। अब ये नहीं इंतजार करेगा कि ऐसा एक और आए, और जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी काइनेटिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, भाई एक और आए प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ रहे, तब जाकर के इसका इससे बॉन्ड बने और इसका इससे बॉन्ड बने, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए ना, जब भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 रेडिकल जनरेट हो जाए तो इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये फास्टर बनते हैं, और ये जब आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आपको साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा।
कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये सारी बात अभी अलग से भी सीखेंगे, लेकिन पॉइंट्स को मुझे लिखने दो पहले, ठीक है ना। 1 3 1 4 1 5 1 6, आ रही बात समझ? रेडिकल्स undergoes what? Cyclization. साइक्लाइजेशन, इसमें साइक्लाइजेशन हो जाएगा। बोलो आ रही बात समझ? नेक्स्ट अगर हम बात करें, है ना, तो अगर आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन पे भी अगर आपने फ्री रेडिकल जनरेट करा दिया विनाइलिक नेचर का, है ना, इस पर भी आपने फ्री रेडिकल जनरेट करा दिया, तो अब वापस से इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेंगे? अल्काइन बना लेंगे। तो आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्केन ही बनेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ फ्री रेडिकल के रिएक्शन में डिपेंडिंग ऑन की सबस्ट्रेट क्या है, डिपेंडिंग ऑन की रिएक्टेंट क्या है, आप अल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप एल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप साइक्लोएल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हो। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, ये मैकेनिज्म बेस्ड बातें हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि व्हेन free radical is formed on vinylic adjacent carbon, then alkyne will be formed. Alkyne will be formed. कितनी बात समझ आ रही है जल्दी बताइए, है ना। इतने सारे पॉइंट्स मैंने किसके बारे में लिखवाए हैं? हाँ, मतलब ये फ्री रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है कि फ्री रेडिकल के अंदर दो तरह की टेंडेंसीज होती है, कॉम्बिनेशन एंड डिसप्रपोर्शनेशन, और इसके अलावा मैंने इंट्रामोलिकुलर वगैरह के भी बारे में बताया है। समझिए जरा यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, और हो सकता है कि हमारे पास क्या हो? इथाइल रेडिकल हो सकता है कि हमारे पास क्या हो? आइसोप्रोपाइल रेडिकल हो, और हमारे पास हो सकता है टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि ये रेडिकल चाहेगा कि रिएक्शन के दौरान इसके जैसा एक और रेडिकल पहुंचे, क्योंकि रिएक्शन में एक ही इंटरमीडिएट थोड़ी बने होंगे, मिलियंस ऑफ इंटरमीडिएट बने हैं यहाँ पर, तो ये इंतजार करेंगे कि इसका कोलिजन किसी अपने जैसे ही या जो भी दूसरे रेडिकल पड़े होंगे रिएक्शन मिक्सचर में उनसे कोलिजन हो जाए, और कोलिजन कराने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्या बना लेंगे? इथेन बना लेंगे। क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस नहीं है तो इसलिए कॉम्बिनेशन फेवरेबल भी है। यहाँ पर यहाँ अगर देखें तो है तो ये 1 डिग्री, और यहाँ पर भी है, तो 1 डिग्री या 2 डिग्री में कॉम्बिनेशन टेंडेंसी बहुत हाई होती है, जिसका मतलब ये हो गया कि ये इथाइल रेडिकल अपने जैसे एक इथाइल रेडिकल को रिएक्शन मिक्सचर में से ढूंढ लेगा, उससे कोलिजन करेगा, और उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके नॉर्मल ब्यूटेन बना लेगा। बोलो हाँ है ना, बात क्लियर है क्या? आइसोप्रोपाइल में थोड़ा हिंड्रेंस बढ़ा। बोलो आ रही बात समझ? एक्चुअली कोलिजन के समय ना जिस कार्बन पर रेडिकल है उसको उस रेडिकल से मिलना है, उस कार्बन से मिलना है जहां पर रेडिकल था, लेकिन जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होने लगती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। बोलो आ रही बात समझ? कि जिस कार्बन पर रेडिकल है ये अपने जैसे ही कार्बन रेडिकल से टकरा जाए, हो सकता है वो दूसरे आइसोप्रोपाइल का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या रख दिया है? आइसोप्रोपाइल रख दिया, तो हो सकता है कि इसका कोलिजन किससे चल रहा हो? मिथाइल से, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ेगा तो इससे मिल जाने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन टेंडेंसी कम होने लगती है विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन बेयरिंग अ फ्री रेडिकल। जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके आसपास अगर हिंड्रेंस बढ़ेगी तो ये प्रोबेबिलिटी कि एक कार्बन का रेडिकल उसी कार्बन से टकरा जाए जिस पर रेडिकल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होने लगेगी। बोलो आ रही बात समझ? एंड रादर उसके जो आसपास के नेबर्स हैं उनसे कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे हाँ है ना, मतलब इस रेडिकल के चांस कि ये दूसरे कार्बन जिस पर रेडिकल है उससे ही मुलाकात कर ले, इसके चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास 3 बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इस रेडिकल के किससे मिलने के चांस ज़्यादा हो गए? रेडिकल अल्काइलो से मिलने के चांस ज़्यादा हो गए, इनसे टकराने के चांस ज़्यादा हो गए। बोलो हाँ है ना? अरे बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि सारा खेल तो ओरिएंटेशन का है, कोलिजन थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका ही मामला है। आ रही बात समझ? कि मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर सिमेट्री, प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब ओरिएंटेशन वाला फैक्टर ही नहीं मिल रहा है इसको, तो चांस ही कम है कि रेडिकल एक रेडिकल वाले ही 3 डिग्री कार्बन से मिल जाए।
बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। 2 डिग्री में भी हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर में तो आप कॉम्बिनेशन वाले ही प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन 3 डिग्री में कभी भी कॉम्बिनेशन करना नहीं है। सीबीएसई के हिसाब से तो उन्होंने किया है, मैं पहले बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 12 हेलो एल्केन जाकर के देखो, सॉल्ट एग्जाम्पल में भी उनका, उसके अंदर तो भाई साहब उन लोगों ने 3 डिग्री के साथ भी क्या कर दिया है, कॉम्बिनेशन। लेकिन हम कॉम्बिनेशन में नहीं मानते कि 3 डिग्री के साथ कॉम्बिनेशन होगा। बोलो आ रही बात समझ। खैर, तो इसमें एक आइसोप्रोपाइल रेडिकल जो है अपना, इट्स अ 2 डिग्री रेडिकल, बट येट वी बिलीव दैट यहाँ पर कॉम्बिनेशन टेंडेंसी हाई है, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन बना लेंगे। ये आज पहली बार कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस में ये चीज़ देख रहे हो भाई, ये कई जगह आने वाला है। या तो मैं तुम्हें पहले वुड्स में पढ़ा चुका होता तो फिर कोलब्रुक में डायरेक्ट क्वेश्चन में देता, या तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, समझे क्या। और ये सब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं ज़रा, यहाँ पर 3 डिग्री। अब 3 डिग्री के साथ मैंने क्या बोला है कि इसके, हाँ, इसके कॉम्बिनेशन टेंडेंसी बहुत बेकार है। कॉम्बिनेशन टेंडेंसी बेकार होने का मतलब कि हाँ, चांस किससे टकराने के ज़्यादा हैं, मिथाइलों से, रादर दैन कि कार्बन कार्बन का कोलिजन हो जाए। तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, और इधर भी मिथाइल, ये 3 तरफ से मिथाइलों से ही तो घिरा हुआ है। तो चांस किसके साथ कोलिजन के साथ है, मिथाइलों से। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। हिंड्रेंस ज़्यादा था, तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, मैं इन हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, चलेगा, समझ जाओगे ना अपने आप, ठीक है जी। अब यहाँ क्या होगा, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन से टकरा जाए तो इस कार्बन के पास एक रेडिकल, ये चाहेगा कि मुझे कहीं और से भी एक रेडिकल मिल जाए, तो ये होमोलिसिस करा देगा इस बॉन्ड का। अच्छा, होमोलिसिस के फेवरेबल कंडीशन अपने आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते भी सीख जाओगे, है ना। होमोलिसिस कैसे कैसे करते हैं हम लोग, हर वो रिएक्शन जहाँ मैंने होमोलिसिस फ्री रेडिकल बनवाए थे, तो मैं याद होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, करेंट की प्रेजेंस में, बोलो करेंट की प्रेजेंस में, समझ रहे हो, और किसी दूसरे रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में। बोलो आ रही, ये सब कंडीशन है जहाँ पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल और होमोलिसिस के जरिए बनता है। बोलो है कि नहीं। खैर, इस वाले बॉन्ड को अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और फिर ये हाइड्रोजन रेडिकल को कौन ग्रैब कर लेगा, ये कार्बन रेडिकल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, बोलो CH3 C, CH3 एंड CH3 ये थे ही, और इस रेडिकल ने क्या छीन लिया है, एक हाइड्रोजन छीन लिया है। मैं इसको जानबूझ के अलग कलर से दिखा रहा हूँ। बोलो अरे बस, H रेडिकल छीन लिया। अब पड़ोस का मामला क्या रह गया, बताओ। एडजेसेंट वाले में क्या मामला है कि सर देखिए, एक C था जिस पर आपने 2 H दिखाया, उसका एक H भाग करके रेडिकल बना दिया, और पड़ोस में एक और कार्बन है जिस पर एक रेडिकल है और इस पर 2 मिथाइल है। ज़रा इधर ध्यान दो, ठीक है। अब 2 एडजेसेंट कार्बनों पर क्या हो गया, रेडिकल बन गया। तो अब ये क्या करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। बोलो आ रही बात। और इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कीन में। आप देखिए एल्कीन कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। कितने कार्बन का है ये, 4, और फ्री रेडिकल भी कितने का था, 4 का। एल्कीन जो बना है वो कितने कार्बन का बना है, 4, मतलब 4 कार्बन का ही एल्केन और 4 कार्बन का ही एल्कीन। दूसरी बात, जिसने हाइड्रोजन गेन किया है हम कहेंगे उसका तो रिडक्शन हो गया ना सर, अरे बोलो, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। लेकिन जिसने हाइड्रोजन लूज कर दिया ये वाला, तो ये ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है एल्कीन, और रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, एल्केन है। तो फ्री रेडिकल का अगर रिडक्शन हो जाए तो एल्कीन बनेगा उतने कार्बन का, और ऑक्सीडेशन हो जाए तो एल्कीन बनेगा। लेकिन ये मामला कहाँ देखने को मिलेगा, 3 डिग्री अल्काइलों के साथ देखने को मिलेगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो ये कौन से डिग्री का था, 1 डिग्री, ये कौन से डिग्री का था, 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। बात समझ आ रही क्या। और हम यहाँ से यहाँ चल रहे तो हो क्या रहा है सर, यहाँ से यहाँ जा रहे तो सर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। बोलो है कि नहीं, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं इस बात को, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन टेंडेंसी कम होती है और डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी बढ़ती है। यहाँ आप लिखिए कि इसमें क्या चला, कॉम्बिनेशन चला सर, इसमें भी क्या चला, इसमें भी क्या चला, लेकिन इसमें क्या चला, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बोलो क्या इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो किसी भी तरह के फ्री रेडिकल हो आपको गेस करना आना चाहिए कि ये कैसा प्रोडक्ट बना सकता है। अब हम करेंगे इस पर बहुत सारे सवाल देखेंगे, ठीक है ना, इन क्वेश्चन के जरिए।
करना क्या है, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। जो आर ग्रुप दिख रहा है, RCONA का जो आर ग्रुप दिख रहा है उसका रेडिकल बनाना है आपको, फिर सोचना है कि क्या चल रहा है, ठीक है जी। राइट द प्रोडक्ट्स। नेटवर्क बड़ा अनस्टेबल है भाई यहाँ पर। एक्वस सोल्यूशन है, ना भी लिखो जब भी समझ जाना। और इसका मैंने क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। कार्तिक ट्राई कर लो, है ना, बहुत बात करने लगते हो भाई तुम कभी कभी। CONA को हटा दो, रेडिकल बना दो। रेडिकल बना के सोच लो चल क्या रहा है इसका, समझ गया। हो गया। सिमेट्रिकल बनाना है, ध्यान रखेंगे। आर रेडिकल से कोलिजन कर रहा होगा। बोलो आ रही बात समझ। चले आगे, चलो बताओ इसमें क्या बन रहा है। एक मिनट इसको कॉपी कर लूँ मैं। ओके, इथेन बन रहा है। CH3 रेडिकल बना था इसमें। बोलो आए ना। और CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल के साथ क्या करेगा, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन कर लेगा। नेक्स्ट इस वाले में बोलो,
है ना, नॉर्मल ब्यूटेन। बोलो आ रही बात समझ? क्या इसमें एन ब्यूटेन बन रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है ना, इसके अंदर बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन करेगा। बोलो भाई। न, भाई मैं 10 बजे तक क्लास में हूँ, रुक जाऊँ भाई। ठीक है, ठीक है। तो इसमें CONA चला जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अब इस रेडिकल का दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ गई क्या? 2 डिग्री है पर इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नाम क्या रहेगा इसका, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। करेक्ट है। ये लेकिन 3 डिग्री रेडिकल बना के दे रहा है। अभी इसकी बात हुई थी, यही है। अब इस रेडिकल ने एक तरफ से क्या छीना, H एल्केन में बदला है, जिसको आइसोब्यूटेन कहोगे तुम। और फिर यहाँ जहाँ रेडिकल बना था इसके पड़ोस से एक सेटजेफ एल्कीन बनाना है। क्या बनाना है, सेटजेफ एल्कीन बनाना है। यहाँ रेडिकल बना था, जल्दी बताओ। यहाँ पर रेडिकल बना था। अब ये अल्फा मान लो, तो बीटा कौन है, ये भी सारे बीटा एक जैसे ही हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो और प्रोडक्ट बना दो भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे और एक तो बन गया आइसोब्यूटीन। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना, ये तो है आपका आइसोब्यूटेन और ये प्रोडक्ट है हमारा आइसोब्यूटीन। ये बन गया होगा, बोलो है कि नहीं? इस वाले पर आ जाओ। 2 डिग्री है ये, कोई बात नहीं है। 2 डिग्री का क्या करना है, कॉम्बिनेशन। मान लो यहाँ फिर रेडिकल बना था, ये अपने जैसे ही दूसरे साइक्लोहेक्साइल से जाकर के जुड़ जाएगा। बोलो है कि नहीं? जहाँ पर भी कौन से डिग्री का रेडिकल बन रहा है, ये इसका रेडिकल बना होगा। बोलो हाँ कि ना? ये अपने जैसा एक और रेडिकल ले आया, सिमेट्रिकल ले और रेडिकल, और जिन 2 कार्बनों पर रेडिकल है उनको सामने सामने से जोड़ दो। प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये बताओ, 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। बोलो है कि नहीं? यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मत टिक कर देना कि ऑक्टेन बन गया। बोलो आ रही बात समझ? ये कौन सा ऑक्टेन है ये भी लिखना पड़ेगा आपको, और IUPAC आपको इसीलिए सिखा दिया जाता है। 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन। बोलो आ रही बात समझ? अब इसमें फिनाइल रेडिकल बना, फिनाइल रेडिकल का भी क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, और आपको मिल जाएगा बाइफिनाइल। ठीक है ना? इस वाले में क्या बन रहा है बताइए, इस वाले में क्या बन रहा है, 1,2 डाइफिनाइल इथेन। अच्छा, ये PH है, PH मतलब फिनाइल है, और CH2 रेडिकल बना, फिर से CH2 रेडिकल और PH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, सबको समझ आ गया ये? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर दोनों ठीक ठाक बने हैं भाई। ठीक है, नंबर 9 है ना, बिल्कुल बराबर तो नहीं कह सकते हो, आ रही बात समझ? ठीक है ना, 1% से भी भाई को मेजर बताना होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? देखो कोई बात नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। सवाल तुम अच्छे लाते हो, बस यही दिक्कत है। आप डिग्री देखिएगा और उसके बाद आप गेस करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अदनान तुमने जेई मेंस दिया था ना, जेई मेंस दिया था तुमने, क्या रहा बता भी नहीं रहो। चलो है ना, मतलब उस नाव पे भी सवारी करके देख लिया। हाँ, अटेम्प्ट क्यों किया है? अटेम्प्ट नहीं करता तो 34 परसेंटाइल होते, 35 परसेंटाइल होते, है कि नहीं दर्शिता? ठीक है ना, 34 पॉइंट कुछ। हाँ, नहीं करना था तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो इसी के भरोसे तो हो तुम, ठीक है ना। लास्ट ईयर ठीक हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। चलिए जी जल्दी बताएंगे। ये कौन सा सॉल्ट दिया मैंने लास्ट में, कौन सा सॉल्ट दिया? सक्सेनिक एसिड का है, सोडियम सक्सेनेट है ना। चलो अच्छी बात है, करो पहचान तो रहो।
जल्दी बताएंगे प्रोडक्ट क्या है। सारे जो पॉइंट लिखवाए थे उसके ज़रिए भी सवाल आपसे हो जाएंगे। कर पा रहे हो? जल्दी बताओ। हो जाए तो बताओ। हो गया? चले आइए। कई बच्चों ने कर लिया भाई। इसमें क्या हो रहा है? 3D डिग्री रेडिकल बन रहा है क्या? ऐसा बन रहा है क्या? ये वाला रेडिकल बन रहा है। अब यहाँ ये अल्फा हो गया। 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन भी करना है और सब्स्टिट्यूशन भी करना है, मतलब हाइड्रोजनेशन भी करना है। तो हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर तो एच आ जाएगा और यही बन जाएगा। लेकिन एक तो हमें बीटा से हटाना है, तो ये अल्फा है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इधर भी बीटा है। सेट से बनाने के लिए किधर की तरफ बनाएंगे? हाँ, कम हाइड्रोजन की तरफ ना। मतलब ये तो चलो अल्फा हो गया, सही है। और इधर वाला क्या हो गया? बीटा 1, और ये भी तो बीटा 1 ही है, ये दोनों एक जैसे ही है, मिथाइल मिथाइल है। और ये क्या है? बीटा 2। किधर की तरफ लगाना चाहिए? बीटा 2 की तरफ, ताकि सेट सब बन जाए। ज़्यादा घिरा हुआ एल्कीन बनाना होता है। बोलो बात समझ आ रही है क्या? तो इसका मतलब एक तो ये बन गया एल्केन, यही दिक्कत है इसमें। ये बन रहा होगा। ये दो प्रोडक्ट किस किस का सही आंसर है? ये ज़बरदस्ती हाथ उठा रहे हो यार, सोच समझ। ठीक है, इस वाले में CONA चला गया और वहाँ पर उसको हाइड्रोजन मिल गया, है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और एक इसी का एक साइक्लोहेक्सेन भी बनाना है। किधर की तरफ? बाहर या अंदर की तरफ बनाओ? अंदर की तरफ बना लीजिए सर, ताकि ये सेट सेफ हो जाए, ज़्यादा अल्फा एच हो जाए। एल्कीन की स्टेबिलिटी तो जानते हो कैसे देखते हैं? ज़्यादा घिरा हुआ होना चाहिए। 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, सब मिलाकर के 7 अल्फा एच मिलेंगे और बाहर की तरफ 4 ही अल्फा एच मिलेगा। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है। इस वाले में क्या हुआ सर? इस वाले में 2 एडजेसेंट कार्बन पर रेडिकल जनरेट हो गया सर। जहाँ जहाँ CONA थे वो हटे, वहाँ रेडिकल बना और यहाँ हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। अगर इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक बॉन्ड बनाना है आपको, बोलो है या नहीं? और एक पाई बॉन्ड बना करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? इथीन। तो देखिए एल्कीन भी बना सकते हैं इस मेथड से। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको पढ़ेंगे भी हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये रहा 3 कार्बन। CONA हटा दो, CONA हटा दो। और यहाँ पर क्या बनाता है? रेडिकल। और यहाँ भी क्या बनाता है? रेडिकल। और ये दोनों रेडिकल आपस में इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे साइक्लोप्रोपेन। थर्मोडायनेमिकली उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बनेगा ये इंट्रामोलिकुलर से। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना। नेक्स्ट अगला साइक्लोब्यूटेन बनेगा सर। साइक्लोब्यूटेन, बोलो ये बात समझ आ रही? अगले वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1,5 टाइप का है ये। और 1,5 वाले में क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। साइक्लाइजेशन हो जाएगा, मैंने बोला था। इसमें क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन। बच्चे कह रहे हैं भाई साइक्लोहेक्सीन, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर रेडिकल बना, यहाँ पर रेडिकल बना, इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना। जो सवाल लिखा वही सॉल्व कर दिया ना मैंने। हाँ, तुम लोग याद मत दिलाओ मुझे। ठीक है, कितने?
मेहनत बढ़ा देते हो तुमसे। चलो अब गलत करो। हो गया जी। सोचो। हो गया क्या? ट्राई करेंगे, जल्दी से इन सवालों का जवाब दें। हो गया, वेरी गुड। हो गया,
कर लिया तुमने? इसका आंसर दो। चलो पहले वाले में क्या हुआ, एक रेडिकल तो यहाँ बना है और एक रेडिकल कहाँ बना है? यहाँ नहीं बना, यहाँ बना। हाँ हाँ रुक जाओ, यहाँ कह रही हो ना तुम। अरे यही है ना, अब कुछ बच्चे इस पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सर जैसा है वैसे ही बनाते है ना। सही कह रही हो तुम, एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना है। एक ही मॉलिक्यूल में जब भी क्या बन जाए रेडिकल, तो इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन से ही प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन से अगर प्रोडक्ट हम बनाएं, क्या बन रहा है? बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिसमें है ना एक कार्बन कॉमन है, ब्रिजिंग कार्बन कॉमन है। बोलो आ रही बात समझ? तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन आप लोग करेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। किन किन का सही हुआ जल्दी बताइए। ठीक है, इतने सारे बच्चों का सही हो गया, तुम्हें तो गलत करना था ना। हाँ इस वाले में ये हो गया। अब एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, है ना। तो यहाँ रेडिकल बना था, यहाँ रेडिकल बना था, बोलो। और इनका हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, इस तरह का एक बाईसाइक्लो बन जाएगा। और इनका नाम तो आपने लिखा ही है, इसका वैसे नाम क्या है यूपीएससी नेम? बाईसाइक्लो 221। अच्छा, बाईसाइक्लो के बाद एक साइक्लो भी आ रहा है इनके नेमिंग में, है ना। बाईसाइक्लो के बाद साइक्लो वर्ड भी आया है ना। बोलो हेप्टेन आ रहा है नहीं आ रहा है? 7 कार्बन नहीं दिख रहा टोटल, है ना। इस वाले का नाम बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन। बोलो आ रही बात समझ? खैर इसका क्या ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन करेंगे ये। अरे बात समझ, बॉन्ड तो बनेगा नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसमें बताएंगे नहीं, वो मैकेनिज्म अलग है, ये मैकेनिज्म अलग है, क्यों दोनों को एक जैसा दिख रहा हूँ, ठीक है ना। आ रही बात समझ? इसमें बताएंगे। हाँ गुड, ठीक है ना। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। बात को समझिए क्या हुआ, यहाँ बन गया था। अब लोग अगर इसको क्या कर दें, अगर इसको कर दें तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, साइक्लोब्यूटा 13-डाइन एंटी एरोमेटिक। तो ये इंट्रा नहीं करेगा, अब क्या करेगा ये? इंटर मॉलिक्यूलर। बोलो आ रही बात समझ? इस तरह के दो रेडिकल आ गए, अब इनकी शेयरिंग हुई, समझे क्या? और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यही प्रोडक्ट है, बताओ भाई, है ना। यही प्रोडक्ट बनाना भी है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों नहीं कर रहा हूँ, वरना ये क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसमें बताना है। स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा, आईयूपीएससी बता दो, बोलिए। बहुत दिन हो गए ना, बोलो। 2.2 ये बनेगा, है कि नहीं? खैर इसमें बताना है, बाईसाइक्लो बन जाएगा इसके अंदर। इसमें बताओ क्या बनेगा इसके अंदर? एथाइन बनेगा, ठीक है ना। मैथ के बच्चे बता पा रहे हैं, इसका मतलब समझ तो आ रहा है। क्या ये सब कुछ ढंग से समझ आ गया है? ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से इसी पेज पे लिखा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तुम जान रही हो क्या करना है तुम्हें, ठीक है। कॉपी करके बाकी डिलीट कर देना, ठीक है ना। कितने मेथड हो गए हैं? 4, ठीक है ना। चलिए 5वां मेथड पर आते हैं, फ्रॉम हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन से कैसे कैसे बना सकते हैं? हैलो एल्केन से बहुत सारे मेथड सिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मेथड है, ठीक है। एक तो है कि आप इसका रिडक्शन करा दो, क्या करा दो? रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज़ बात नहीं करो, पहला मेथड कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे हम लोग। अब एनसीईआरटी में देखें तो सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है ना।
और कई सारे और भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे उन्होंने मेंशन किया जिंक विद डाइल्यूट HCl, है ना। मेटल और एसिड आप लोग जानते हो, मेटल और एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो सकते हैं। साथ में आप टिन और एसिड यूज कर सकते हैं, तो बोलो आ रही बस SnHCl यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जिंक के साथ एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, आ रही बात समझ। इसके अलावा आप सोडियम एमालगम विद एथेनॉल ले सकते हो या सोडियम एथेनॉल ले सकते हो, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा आप लोग ट्राई अल्काइल कोई सा भी ले सकते हो, मैंने ट्राई ब्यूटाइल ले लिया, टेन हाइड्राइड ले सकते हो SNH, बोलो आ रही बात समझ, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ट्राईफिनाइल टेन हाइड्राइड ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप ले सकते थे यहाँ पर LiLH4, जो कि बहुत ही वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को ही रिड्यूस करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन दे देता है ये सेट्स ऑफ एल्कीन बनाने के लिए, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को ही ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। विथ 3 डिग्री क्या करेगा, विथ 3 डिग्री RX इट फॉर्म्स सेट्स ऑफ एल्कीन, सेट्स ऑफ एल्कीन, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 डिग्री और 3 डिग्री को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन प्राइमरी को नहीं रिड्यूस करेगा, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, उसके लिए आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ कर सकते हो, बोलो बात समझ आ रही क्या। तो ये कुछ रिडक्शन मेथड हो जाएंगे जिससे आप लोग डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि हमारे पास RX है, वी हैव अ हेलो एल्केन, और इस हेलो एल्केन में हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हैलोजन को रिड्यूस कर देगा, RH बना लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH। बोलो बात क्लियर है क्या, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा मैं। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हो सकता है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या है, एक कपलिंग रिएक्शन है। इसका रिएजेंट क्या होता है, सोडियम मेटल अलॉन्ग विद ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है जी। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, जनरल रिएक्शन समझिए, आपके पास अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, सोडियम मेटल डाला, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, मैं ऐसे अभी लिख रहा हूँ समझाने के लिए। एंड अल्टीमेटली इसमें क्या हो गया, आपने 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड हटा दिया, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है कि बॉक्स बना और बॉक्स बनते ही, ठीक है ना, NX गायब हो गया, ठीक है। वो तो तुम्हें समझ आ जाए इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका आप लोग जानते होंगे, फ्री रेडिकल, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो सारी बातें दोबारा से दोहराई जाएंगी कि अगर प्राइमरी है तो कॉम्बिनेशन, सेकेंडरी है तो कॉम्बिनेशन, 3 डिग्री है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर देंगे, बोलो आ रही बात, और इंट्रामोलिकुलर वगैरह सबकी बात होगी, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ज़रा। ड्राई ईथर बन जाएगा, ठीक है। साथ में आपको 2 मोल्स ऑफ NaX मिल जाएगा बाहर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें, प्रोडक्ट बन रहा है सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिख लेते हैं। 2 मैकेनिज्म सजेस्ट किए जाते हैं, आयनिक मैकेनिज्म और रेडिकल मैकेनिज्म। अपने पास है अल्काइल हैलाइड, किसका फ़ोन था ये, ठीक है। आप जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, बोलो हमारी बस। और आपके पास क्या है, सोडियम, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, बोलो हाँ है ना, सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, बात समझ आ रही क्या। फिर इसके बॉन्ड का टूटना आसान हुआ,
बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किए, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव था उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा इस आर ग्रुप के पास तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा और आपको मिलेगा यहाँ पर आर फ्री रेडिकल, ये आर फ्री रेडिकल बन गया। अब अगर इस तरीके से आपने 2 मोल्स के लिए लिखे हैं तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, और साथ में यहाँ कौन बाहर हो गया है, यहाँ पर x माइनस, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ x माइनस बाहर है, उधर 2 मोल्स ऑफ Na प्लस आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन को कर लो बैलेंस, ठीक है जी, Na प्लस दोनों तरफ है, आप जान रहे हैं। फिर ये आर रेडिकल का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये आपको समझ आना चाहिए, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। और उसके बाद हम यहाँ पर अभी फिलहाल तो कॉम्बिनेशन मानते हुए आर लिख रहे हैं। बोलो आ रही है बात समझ, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसके भी जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट टाइप के होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम थर्ड मेथड इस पर सीख सकते हैं वो कौन सा है, थर्ड मेथड जो है कि इसको हम पहले कन्वर्ट कर सकते हैं किसके साथ, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इस हैलो एल्कीन को किस में बदल दीजिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में बदल दीजिए। कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपके पास मान लीजिए कोई अल्काइल हैलाइड है, यू हैव RX, बोलो आ रही बात समझ। अब इस RX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, RMgX, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिलेगा RMgX, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बोलो आ रही बात समझ। RMgX बन जाएगा यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ना ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में R ग्रुप है ये कार्बन आयन का सोर्स है, R पर कैसा जा जाएगा -1। बता दो अब्दुल्ला और क्या किस बात पे हंसी आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, हाँ क्वेश्चन पे हंसी कैसे आ सकती है यार, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। इस तरह का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है ना, ये R- प्रोवाइड करेगा, मैंने ये बताया। ये R- जो है इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड करता है कि आप इसका रिएक्शन किसके साथ करते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कई सारे रिएक्शन होते हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन एंड एसिड बेस रिएक्शन। ये 4 तरह के कम से कम रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। बोलो आ रही बात समझ, कौन कौन से बताया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आप लोगों ने क्लास 12 में हेलो एल्केन में पढ़ा, हायर एल्केन बनाने के लिए। एसिड बेस रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें ये एल्केन में खुद रिड्यूस हो जाता है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के साथ पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर एसिड हलाइड्स वगैरह के साथ पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। तो ये 4 तरह के तो कम से कम रिएक्शन हम इनके देखेंगे आगे कभी ग्रिग्नार्ड वाले टॉपिक में, लेकिन फिलहाल तो रिएक्शन के दौरान ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is a sigma bonded organometallic compound, आ रही बात समझ, and it is a source of carb anion, R-, ये R- का सोर्स है, ठीक है। दूसरी बात ये जो कार्बन आयन है ये बेसिक नेचर का होता है, और अगर इसको हम किसी पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट से रिएक्ट करा दें, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट से मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जो इसको H+ दे सके, तो ये R- उनसे H+ ग्रैब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी जस्ट अभी अरे यार तो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, अरे पागल बोल भी दो, तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग खराब करा दोगे तुम, ठीक है बोल दिया करो यार, ठीक है। सो कार्बन आयन can behave as a nucleophile, to give क्या बोलना, क्या दे सकता है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तो देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है किसके साथ, विथ अल्काइल हैलाइड्स, दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा ये,
तो इसलिए अल्काइल हाइड जो आपने लिया ना, ये लिमिटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिटिंग होना चाहिए। अदरवाइज कुछ ग्रिग्नार्ड एजेंट जो बने वो वापस से इस पर क्या दे देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अरे बोलो, आ रही बात समझ आया ना? और हायर एल्केन बनाने लगेंगे ये, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव हायर एल्केन, टू गिव हायर एल्केन। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दे कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके साथ देंगे? अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के साथ। किसके साथ? अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के साथ, विथ अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स लाइक, बोलिए, एल्डिहाइड कीटोन्स। याद आ रहा है क्या? क्लास 12 का रिएक्शन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के साथ भी याद आ गया होगा, है ना? नाइट्राइल को हम लोगों ने कीटोन में बदला था ग्रिग्नार्ड एजेंट के अटैक से, याद आ रहा है क्या? ठीक है ना? और तीसरी बात लिख देता हूँ कि इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन दे सकता है ना? तो ग्रिग्नार्ड एजेंट या ये जो न्यूक्लियोफाइल है, आर नेगेटिव आयन कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन किसके साथ देता है ये जनरली? बोलो, एसिड हैलाइड जिनमें अच्छे लिविंग ग्रुप हो, एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स। बोलो हमारे पास है, इनके साथ एडिशन एलिमिनेशन देता है पहले टू फॉर्म एल्डिहाइड्स या कीटोन। उनके साथ तो एल्डिहाइड कीटोन बना लेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से। एंड लास्ट जो मैंने बताया, इट कैन एक्ट एज अ बेस, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन दे सकता है। डिपेंड करता है कि कौन इसके सामने रखा गया है रिएक्शन कराने के लिए। इन सब पर उदाहरण दूंगा यहीं पर, ग्रिग्नार्ड के बारे में थोड़ा बहुत यहीं समझेंगे। दूसरा, इट कैन एक्ट एज बेस, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और एक 12th का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन याद आ रहा होगा, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में क्यों? क्योंकि ये बेस है और मॉइस्चर से H+ छीन करके एल्केन में बदल जाता है ये। आ रही बात समझ? स्ट्रॉन्ग बेस एंड कैन रिएक्ट विद नॉट जस्ट मॉइस्चर, with a polar protic solvent, polar protic solvent to abstract a proton and convert into alkane, तो ग्रिग्नार्ड के बारे में कम से कम ये 3-4 चीज़ें यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। वैसे तो डिफरेंट चैप्टर से इसका लिंक है। बोलो आ रही बात समझ? तो ये 3 मेथड पढ़ा है हेलो एल्केन से, ठीक है ना? कल ये एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। प्रिपरेशन में और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है जी? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। सेव ही करूँ इसको अभी, जैसे जैसे फाइल बड़ी होगी ना फिर इसके सेविंग में दिक्कत आएगी, टाइम लेने